हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम चैप्टर 6 का पार्ट 4 करने वाले हैं। पार्ट 4 में हम आज करने वाले हैं फ्लेम्स। फ्लेम्स का मीनिंग होता है हिंदी में लौ, ज्वाला। जो लपट जो निकलती है किसी भी चीज़ को अगर हम जलाते हैं तो उसमें से जो लपटें निकलती हैं उनको हम फ्लेम्स बोलते हैं। आगे अगर मैं फ्लेम को हिंदी में डिस्क्राइब ना करूँ तो भी आप समझ जाना, फ्लेम्स मतलब लौ। लेट्स स्टार्ट। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। एक एलपीजी फ्लेम को देखेंगे। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम। क्या आप उसके कलर को बता सकते हो कि एलपीजी के जो फ्लेम होती है उसका कलर कैसा होता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ए कैंडल फ्लेम। एक कैंडल के फ्लेम का कलर क्या होता है। कैंडल जब जलती है उसमें से जो रोशनी निकलती है, उसमें से जो लपट निकलती है, फ्लेम निकलती है, उसका कलर कैसा होता है। हमारे पास यहाँ पिक्चर दिया है, एलपीजी की फ्लेम है वो हमको पिक्चर में दिख रही है ब्लू और पर्पल, और जबकि जो है कैंडल की फ्लेम है वो हमको दिख रही है येलो एंड डार्क येलो एंड येलो। और कई बार है जो हमको रेड फ्लेम्स भी दिखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे जो स्टोव के ऊपर वाले एरिया के अंदर हमको जो है रेड कलर की सी फ्लेम देखने को मिलती है, रेड और येलो कलर की। बाकी जो है उसके अंदर मोस्टली जो है ब्लू कलर की फ्लेम्स होती हैं। ये हम देख सकते हैं। हमारे पास है कैरोसिन लैम्प और कैंडल एंड बुसन बर्नर है, उनकी जो है फ्लेम देखने को मिल रही है। कैरोसिन लैम्प के अंदर है जो रेड और येलो कलर की है, कैंडल की जो है रेड और येलो कलर की है, जबकि बुसन बर्नर की है उसकी जो फ्लेम है वो ब्लू कलर की हमको देखने को मिल रही है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7। क्लास 7 में जो मैग्नीशियम रिबन को आपने जला के देखा था, उसको आपको जो एक्टिविटी की थी उसको याद करना है एक बार। इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। अगर आपको याद नहीं है कि क्या क्या आप देखा था आपने उसको बर्न करते टाइम पे, तो इसके लिए आपको टेबल 6.2 दी गई है। इसके अंदर है मटेरियल्स फ्रॉम फ्लेम ऑफ बर्निंग। अगर हम किसी चीज़ को जलाएंगे तो उसके अंदर कैसी फ्लेम जो है निकलेगी, इस टेबल के अंदर वही है। इसके अंदर है कैंडल है। कैंडल को अगर हम जलाएंगे तो उसके अंदर से जो है फ्लेम बनेगी, उसकी फ्लेम बनेगी, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करेंगे, मैग्नीशियम में भी फ्लेम निकलेंगी, तो यहाँ पे भी टिक लगेगा। कैम्फर मतलब कपूर, जो पूजा में हम कपूर जलाते हैं तो कपूर में भी फ्लेम निकलती है, तो यहाँ पे भी टिक लगेगा। केरोसिन स्टोव है, केरोसिन स्टोव में भी फ्लेम निकलती है, तो यहाँ पे भी टिक लगेगा। चारकोल, अब चारकोल है, चारकोल को जलाओगे तो चारकोल के अंदर जो है अगर प्योर फॉर्म है तो फिर भी उसमें फ्लेम निकलने के चांसेस होते हैं, लेकिन जो इम्प्योर फॉर्म है या फिर जो कम प्योर फॉर्म है उसके अंदर जो फ्लेम्स है वो निकलती नहीं है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्या आएगा, रॉन्ग आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें फ्लेम फॉर्म नहीं होती हैं। नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल्स फॉर्म अ फ्लेम और नॉट। ये जो है अपन ने टेबल देखी है 6.2। इस टेबल के अंदर हमको ऑब्जर्वेशन करना है और देखना है कि इन मटेरियल्स को जलाने पर उनमें फ्लेम फॉर्म होती है यानी फ्लेम निकलती है यानी। तो जैसे मैंने आपको बताया, इनमें से कुछ में तो निकल जाएगी और कुछ में फ्लेम जो है नहीं बनेगी। नॉर्मली जो है फ्लेम्स बनती हैं, कैसे बनती हैं, क्या होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। एक्टिविटी 6.5 है, इसके अंदर ये रीड करते हैं हम एक बार। लेट लाइट अ कैंडल, कॉशन, बी केयरफुल। आपको एक कैंडल जलानी है और ध्यान रखना है कि आपको कोई भी कैजुअलिटीज़ ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। होल्ड अ 4 to 5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongs and introduce its one end to the dark zone of a non-flickering candle flame, figure 6.10। अब लाइक कैंडल हमने जला ली, उसके बाद 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी हमको जो है ग्लास ट्यूब लेनी है और इसको हमको टोंग के साथ पकड़ना है। टोंग मतलब चिमटा जो आता है ना, जो लैब के अंदर जो चिमटी हम यूज़ करते हैं उसको हम टोंग बोलते हैं। और उसके जो एक एंड को हमको जो है नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम है उसके डार्क जोन है वहाँ पे हमको लेके जानी है। जैसे कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं 6.10 के अंदर उसका जो डार्क वाला हिस्सा होता है, जो जलती हुई कैंडल का जो उसका डार्क वाला हिस्सा होता है वहाँ पे हमको लेके जाना है। ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। और एक जलती हुई माचिस है वो उसके दूसरे हिस्से पर हमको लेके जानी है। Do you see a flame caught at this end of the glass tube after a while? क्या आपने देखा कि उसके जो दूसरे एंड पे है वहाँ पे एक जो है फ्लेम जो है निकलती है, लौ लगती है वहाँ पे ग्लास ट्यूब के दूसरे एंड पे थोड़ी देर बाद।
इफ़ सो व्हाट इज़ इट दैट प्रोड्यूस अ फ्लेम। सो अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है? मतलब एक एंड पे आप डार्क जोन में उसको रखा है, दूसरे एंड पे आपने जलती हुई माचिस लगाई और उसके बाद थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आप जो दूसरा एंड है वो जलने लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है? नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट्स अवे। तो आपको ये देखने की जो वैक्स जो विक होती है, जो बत्ती होती है, उसके पास में जो वैक्स है वो पिघलती होती जल्दी सी, वो जो है उसके बाद उसको नोटिस करना है। जो विक है उसके पास में जो वैक्स है वो पिघलती रहती है, उसको नोटिस करना है। तो उसकी वजह से जो है वो फ्लेम जो है हमारे पास जनरेट हुई है उस पिघलती हुई वैक्स की वजह से। द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। सो इससे हमको पता चल रहा है कि जो सब्सटेंस जलते टाइम वेपराइज जाता है वो क्या करता है? फ्लेम देता है। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड मेल्टेड वेज राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि केरोसिन ऑयल और जो मेल्टेड वैक्स है वो क्या करते हैं? ऊपर उठते हैं, विक जो होती है, बत्ती जो होती है, उससे ऊपर उठते हैं और वेपराइज हो जाते हैं। इनको जलाते टाइम क्या करते हैं? वेपराइज होते हैं और क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं फ्लेम्स को, लॉ देते हैं, ये वेपराइज होके ये फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज। अब लेकिन दूसरे तरफ जो है चारकोल है वो वेपराइज नहीं होता एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, और इसीलिए इसमें से फ्लेम नहीं निकलती है, ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। In activity 6.5 could the vaporize of wax coming out of the glass ट्यूब बी द कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस। अब जो हमने एक्टिविटी 6.5 की थी उसमें दूसरे एंड पे जो है आग लग रही थी। कांच में आग नहीं लगती लेकिन फिर भी दूसरे एंड पे जो है फ्लेम प्रोड्यूस हो रही थी, वो क्यों हो रही थी? क्योंकि जो है विक मोमबत्ती थी, कैंडल थी, उसके ऊपर से जो वैक्स वेपराइज होती है उसके दूसरे एंड पे पहुंच रही थी और वहाँ जाके उसने क्या करा? वहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस करी। सो उस ग्लास ट्यूब में फ्लेम प्रोड्यूस होने का रीज़न क्या हो गया? वो वेपराइज वैक्स हो गई। When the candle flame is steady, introduce a clean glass plate slide into a luminous zone of the flame, figure 6.11। तो फिगर 6.11 है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है? एक कैंडल फ्लेम है जो कि स्टेडी है, उसके ऊपर जो है ग्लास की ट्यूब या ग्लास की प्लेट या ग्लास की स्लाइड है, उसके ल्यूमिनस जोन के ऊपर, फ्लेम के ऊपर रखना है। होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टोंग फॉर अबाउट 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड के लिए एक टोंग से हमको उसको वहाँ पे रखना है। देन रिमूव इट, और उसके बाद हटा देना है। वॉट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखोगे जब आप किसी कैंडल पे एक ग्लास साइड रखोगे उसके जलते हुए हिस्से के ऊपर, थोड़ी देर बाद क्या होगा? वहाँ पे जो हिस्सा है वो ब्लैक हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज़ फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड। एक सर्कुलर रिंग है वहाँ पे ग्लास प्लेट पर बन जाती है। इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। और ये क्या दिखाती है? ये जो ब्लैक वाला जो रिंग बना है ये दिखाता है कि उसमें जो है जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स है वो वहाँ जमा हुए हैं, जो कि उस ल्यूमिनस जोन में, उस फ्लेम के ल्यूमिनस जोन में थे। उस फ्लेम है, उस फ्लेम के चमकीले हिस्से के अंदर जो भी बिना जले हुए कार्बन पार्टिकल्स है वो कहाँ जमा हो गए? उस ग्लास साइड पे जमा हो गए। नाउ होल्ड अ थिन कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड। अब एक पतला सा कॉपर का वायर रखना है और जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है जो कि कैंडल का, वहाँ पे हमको 30 सेकेंड तक रखना है। अब नॉन ल्यूमिनस जोन कौन सा हो गया? जो कि है कम चमकीला है। वहाँ पे कम चमकीला कहाँ होता है? जो विक के पास वाला हिस्सा होता है वहाँ पे जो है ज़्यादा चमकीला होता है, जबकि विक से दूर वाला हिस्सा होता है वो जो हिस्सा होता है वो कम चमकीला होता है। तो यहाँ पे हमको कॉपर का वायर है वो 30 सेकेंड तक उसमें रखना है। Notice that the portion of the copper wire just outside the flame gets red hot। अब जो हम देखेंगे कि जो कॉपर का जो वायर है जो उस फ्लेम के जस्ट बाहर की साइड है वो एकदम रेड हॉट हो रहा है, एकदम गर्म हो रहा है, लाल तरह से गर्म हो रहा है। Does it indicate that the non-luminous zone of the flame has a high temperature? क्या ये बताता है कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है किसी भी कैंडल का उसका टेम्परेचर हाई होता है? जो बाहर वाला हिस्सा होता है, जो कैंडल का जो लौ हो रही है, लौ का बाहरी हिस्सा है वो ज़्यादा गर्म होता है। इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ हॉटेस्ट पार्ट। एक्चुअली जो है ये जो पार्ट होता है, जो कैंडल का ये वाला जो पार्ट होता है, बाहरी वाला पार्ट होता है, वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, सब हॉटेस्ट पार्ट होता है किसी भी फ्लेम का। मतलब कोई भी फ्लेम है उसका बाहरी हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा गर्मी देगा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर उसमें होगा। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम से, कैंडल फ्लेम की बहुत अलग अलग जो है जोन दे रखे हैं। देखो सबसे पहले जहाँ पे विक है वो जल रही है
इंटरमोस्ट जोन ऑफ द वेपराइज वैक्स वेपरस ब्लैक। ब्लैक फॉर्म का जो वेपराइज फॉर्म होता है, जो वैक्स है, वैक्स कैंडल जिससे जो वैक्स पिघलेगा वो बत्ती के आसपास है वो काला काला होकर रह जाएगा, वैक्स जो है वेपराइज होकर रह जाएगा ब्लैक फॉर्मेट में। उसके बाद है जो सबसे पास वाला, बत्ती के सबसे पास वाला एरिया तो सबसे कम गर्म होता है, बीच वाला एरिया तो सबसे मिडिल वाला गर्म होता है, सबसे बाहर वाला एरिया होता है सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है। और जो मिडिल बत्ती का जो मिडिल जोन होता है वो हमको आपने देखा होगा येलो, ज़्यादा येलो होता है, ब्राइट येलो होता है, क्योंकि वो मिडिल जोन होता है, उसमें पार्शियल कम्बस्चन होता है, उसमें मतलब पूरा कम्बस्चन नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत जल रहा होता है। जबकि आउटर जोन है उसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा कम्बस्चन हो चुका होता है। ठीक है। सो अगर कंप्लीट कम्बस्चन होता है तो उसका कलर ब्लू होता है, और पार्शियल कम्बस्चन होगा, अगर पूरी तरह से चीज़ नहीं जलेगी तो उसका कलर होगा येलो। अब आपने देखा होगा एलपीजी का कलर जो है ब्लू होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो एलपीजी गैस होती है वो पूरी तरह से जो है बर्न हो जाती है, उसमें कोई भी रिमेनिंग कार्बन नहीं होता है, इसलिए वो स्मोक नहीं देती है। एलपीजी में स्मोक इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें कम्बस्चन होता है, वो कंप्लीट कम्बस्चन होता है, पूरे के पूरे जो पार्टिकल्स हैं वो जल जाते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा पार्टिकल उसमें धुआं फैलाने के लिए नहीं बचता है। Goldsmith blow the outermost zone of a flame with the metallic blowpipe for the melting gold and silver. So जो गोल्डस्मिथ होते हैं, सुनार जो होते हैं, वो गोल्ड और सिल्वर को पिघलाने के लिए क्या करते हैं, जो फ्लेम होती है उसको बाहरी जो हिस्सा होता है उसको फूंक मारते हैं एक मेटल की पाइप से, जिससे कि क्या होता है वो जो गोल्ड और सिल्वर वो पिघल जाए, जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं। वाई डू दे यूज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। अब वो बाहर की जो लेयर होती है उसको क्यों यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उसको बाहरी जो जोन होता है उसी को यूज़ करते हैं। ठीक है। सो गोल्डस्मिथ है जो उसके आउटर मोस्ट जोन को, फ्लेम के आउटर मोस्ट जोन को के ऊपर क्यों ब्लो करते हैं चांदी और सोना को पिघलाने के लिए, तो उसका रीज़न यही है कि उसका टेम्परेचर है, आउटर मोस्ट लेयर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से वो उनको हेल्पफुल रहता है किसी भी गोल्ड या सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे व्हाट इज़ फ्यूल क्या होते हैं, एंड फ्लेम वाला जो टॉपिक है वो आज की वीडियो के लिए जो है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।